जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आया हूं। जी हां, प्रैक्टिस सेट 14 है और यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। यह सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार की गई है। तो दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ, तो आइए आज देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 14। इसमें पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक देखें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था? जी हाँ, मान सिंह ओडिशा पर आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1590 ईस्वी में। जी हाँ, 1590 ईस्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दूसरा नंबर का, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों, बंगाल के कौन नवाब था जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। जी हाँ, मीर कासिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरा, कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का। 4 में कहता है कि किस वंश के शासन काल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? जी हाँ, चीन का जो दीवार बना तो किस वंश के शासन के दौरान बना? तो वह था ऑप्शन डी, चीन वंश। जी हाँ, चीन को ही कीन वंश भी कहा जाता है। चीन वंश को ही कीन वंश कहा जाता है। तो उसी के दौरान और उस समय सम्राट जो थे वो थे चीन सी हुआंग। जी हाँ, चीन सी हुआंग के शासनकाल में चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है 5 नंबर का, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जी कालीबंगन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन के लिए। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगन प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का। 6 में दिया है कि शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? जी हाँ, छत्रपति का ताज यह मिला है 1674 ईस्वी में। जी हाँ, जब राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में, तब उन्हें छत्रपति का ताज मिला। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? जी हाँ, बिहार का प्रथम नायाब नाजिम तो राजा राम नारायण। जी हाँ, राजा राम नारायण बिहार के प्रथम नायाब नाजिम थे। नेक्स्ट है 8 नंबर का, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों, मीर जाफर का जो विरोध हुआ था तो वह इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। राजा राम नारायण के द्वारा, पहलवान सिंह के द्वारा और कामगार खां एवं सुंदर सिंह के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने। नेक्स्ट है 9 नंबर का। यह 9 नंबर का प्रश्न देखिए। 9 नंबर में दिया गया दोस्तों कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया था। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी के द्वारा। जी हाँ, गुरिल्ला युद्ध। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो दोस्तों, यह मस्जिद श्रीनगर में है। ऐसा बताया जाता है कि यह श्रीनगर में एक ऐसा मकबरा है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का दाढ़ी और बाल को सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, सही आंसर है 1955 ईस्वी में। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद
1955 ईस्वी में बिहार में उग्र छात्र आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर का, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी। तो उस समय सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया जो थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। जी हाँ, तात्कालिक यही था कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था दांडी यात्रा को। लेकिन दांडी यात्रा के बाद अंग्रेजों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और गांधी जी 1930 में दांडी यात्रा करके नमक कानून का उल्लंघन किए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, वह किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर है अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। अगस्त में घोषणा किया था 1917 में कि ब्रिटिश सरकार यहाँ जो है धीरे धीरे यहाँ एक उत्तरदायी सरकार बनाएगी। नेक्स्ट है 15 नंबर का, 15 नंबर में दिया गया दोस्तों कि अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था। यह अंग्रेज जब यहाँ व्यापार के लिए आया तो उन्होंने यहाँ पर कंपनी बनाया, वह कंपनी का नाम क्या था। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है 16 नंबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों के प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी, वह आदेश किसने पारित किया था। जी हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो वह एक परमिट पाया, तो वह परमिट यहाँ उसको किसने दिया था। तो आइए देखते हैं 16 का ऑप्शन। जी हाँ, 16 का ऑप्शन दिया गया है जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखसियर और सिराजुद्दौला। तो दोस्तों उस समय अंग्रेजों को जो परमिट मिला था वह मिला था फर्रुखसियर के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई है ऑप्शन ए 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो है वह 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। जी हाँ, तो यह जो है भारत का जो मानचित्र होता है तो उसमें इस प्रकार से भारत का जो मानचित्र होता है तो उसमें उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है और पूरब से पश्चिम लंबाई ज्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह है 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह यहाँ ऑप्शन 2010, 2009 और 2010 ही दिया है, लेकिन यह सभी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होगा 2008। जी हाँ, डिजिटल भू इंडिया अभिलेख आधुनिकीकरण जो कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था वह 2008 में ही शुरुआत की गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 19 नंबर का, कि निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए। जी हाँ, कौन सा शासक विदेशों में दूतावास को स्थापित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। जी हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कि सन 1960 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चारनॉक ने की थी। जी हाँ, जॉब चारनॉक ने 1960 ईस्वी में कौन सा भारतीय नगर की खोज की थी। इसका सही आंसर है कोलकाता। जी हाँ, ऑप्शन डी, कोलकाता। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। जी हाँ, 22 दिसंबर को यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 में है कि जून के महीने में मॉनसून का फटना वर्षा लाता है। जी हाँ, मॉनसून का फटना वर्षा लाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। जी हाँ, जून के महीना में जब मानसून फटता है तो वह केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में वर्षा को लाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए दिया गया, भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, और इसका देखिए ऑप्शन सी दे रहा है एक जीव से दूसरे जीव को। तो यह सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक जीव से दूसरे जीव को। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोम। जी हाँ, बायोम पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल ये सभी को मिला करके बायोम कहा जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह मोतियों का द्वीप कहलाता है, मोतियों का द्वीप, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह यूराल पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो दोस्तों हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर कौन सा विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अल्पाइन घास स्थल। जी हाँ, अल्पाइन घास स्थल हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और कन्याकुमारी। जी हाँ, श्रीनगर और कन्याकुमारी यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर का, 29 में दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। यह तो भारत में सबसे पहला लगाया गया था शिव समुद्रम में। जी हाँ, शिव समुद्रम में सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, और यह शिव समुद्रम जो है वह कर्नाटक में है और इसे 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जी हाँ, 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। जी हाँ, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए तो सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ जो है वो है कोयला। जी हाँ, कोयला विद्युत उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। जी हाँ, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 नंबर का, यह 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। जी हाँ, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में ही कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित रिजर्व जीवमंडल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। जी हाँ, काजीरंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। नेक्स्ट है 36 नंबर का
कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जी हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ही एफडीआई शॉर्ट रूप में कहते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है जहां पर, जी हाँ, उपभोक्ता जो है उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है? जी हाँ, संघ कर से संबंधित कर है ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। जी हाँ, ये उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर संघ कर से संबंधित है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, मुद्रास्फीति जनित मंदी खाली स्थान परिस्थिति को संदर्भित करता है। जी हाँ, मुद्रास्फीति जनित जो मंदी है वो कौन से परिस्थिति को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समृद्धि की दर मूल्य वृद्धि दर से कम। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि सरकारी बंध पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट खाली स्थान के अंतर्गत आती है। जी हाँ, तो सरकारी बंध पत्र को बेचने की जो प्रक्रिया है वो किस बजट के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिया है राजस्व प्राप्तियां, चालू व्यय, आगे देखिए ऑप्शन दिया गया है पूंजी लागत और पूंजी प्राप्तियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूंजी प्राप्तियां। नेक्स्ट है 41 नंबर का, 41 में दिया गया है कि भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? जी हाँ, किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल। जी हाँ, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि आपातकाल किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन ए युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? जी हाँ, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो योग्यता का निर्धारण किया गया है संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत किया गया है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अंतर्गत आता है राज्य सरकार के अंतर्गत, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है, किसके अनुमोदन में अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के। जी हाँ, राज्य विधानमंडल के अधीन है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है 45 नंबर का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है, कौन भाग लेता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा भाग लेते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 46 नंबर का, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। जी हाँ, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति और इसके अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इसकी संसदीय समिति का ऑप्शन दे रहा है प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन दे रहा है लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? कौन प्रतिबंध लगा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद।
जी हाँ, संसद जो है नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। जी हाँ, गुजरात के पास लोकसभा के लिए 26 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं। जी हाँ, लोकसभा के लिए 26 सीट और राज्यसभा के लिए 11 सीट है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 50 नंबर का, भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में जो बजट प्रस्तुत करते हैं वह करते हैं वित्त मंत्री। जी हाँ, वित्त मंत्री भारतीय संसद में बजट को पेश करते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर का, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। इसका सही आंसर होगा निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट है 52 नंबर का, शीतलन की दर निर्भर करती है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ, उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। देखिए, ऑप्शन ए कहता है कि बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, विकिरणकारी सतह के क्षेत्र पर, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट है 53 नंबर का, 53 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों। शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो निकलता है वह गर्म होता है, क्यों गर्म होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिर पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी हाँ, ठंड के मौसम में पृथ्वी के नीचे का तापमान और पृथ्वी के ऊपर का तापमान में अंतर होता है। पृथ्वी के ऊपर तापमान ज्यादा होता है, और सॉरी, पृथ्वी के ऊपर का तापमान कम रहता है और पृथ्वी के नीचे का तापमान ज्यादा रहता है, इसलिए पानी जो हैंडपंप से निकलता है, चापाकल से निकलता है, वो गर्म निकलता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, 54 नंबर में दिया गया है कि किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है। जी हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा खुली प्रणाली का। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि निम्न में से किसे ठोस सॉल का उदाहरण कहेंगे। जी हाँ, ठोस सॉल किसको कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा रंगीन रत्नों को। जी हाँ, रंगीन रत्नों को ही ठोस सॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, यह 56 नंबर का प्रश्न देखिए, 56 नंबर में दिया गया है कि अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम क्या थे। जी हाँ, अमेरिका 2 बम गिराया था और पहला बम गिराया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और 6 अगस्त 1945 को। जी हाँ, 6 अगस्त 1945 को गिराया था पहला बम हिरोशिमा पर, और दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त को नागासाकी पे। जी हाँ, पहला बम 6 अगस्त और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था नागासाकी पे। तो वह जो बम गिराया था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। जी हाँ, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस पर। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन सी, आइरिस। नेक्स्ट है 58 नंबर का, 58 में दिया गया है कि रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। जी हाँ, पेप्सिन का जुड़ाव होता है रक्त को थक्का बनाने में। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आयरन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि शब्द आरएच फैक्टर संदर्भित है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा रिसस फैक्टर से। जी हाँ, रिसस फैक्टर या कारक से संबंधित है आरएच फैक्टर। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था। जी हाँ,
प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है 62 नंबर का। जी हाँ, 62 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन हेतु। जी हाँ, बंगाल विभाजन 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 63 नंबर का। 63 में कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों, करो या मरो का जो नारा दिया गया था वह भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था 1945 ईस्वी में। करो या मरो यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है 64 नंबर का। जी हाँ, 64 नंबर का प्रश्न है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था, तो उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65 नंबर का कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। जी हाँ, रॉलेट एक्ट जो था किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। जी हाँ, रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था, और यह ऐसा एक्ट था कि बिना मुकदमा चलाए ही किसी भी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता था। तो इससे सभी लोग काफी नाराज थे और इसका काफी पुरजोर विरोध किया गया था, और इसी का परिणाम था दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, जो 1919 ईस्वी में घटना घटा जालियांवाला बाग, तो वो रॉलेट एक्ट के कारण ही घटा। नेक्स्ट है 66 नंबर का। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। जी हाँ, भारत में क्रिप्स मिशन को किसने भेजा था, वह भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। जी हाँ, विंस्टन चर्चिल ही क्रिप्स मिशन को यहाँ 1942 ईस्वी में भेजा था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था भारत। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन है ए सही, कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है 68 नंबर का। 68 में दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। दोस्तों, यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को रामचंद्र शुक्ल ने बुलाए थे। नेक्स्ट दूसरा कहता है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। तो यह दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन बी दे रहा है कि केवल दो, तो यही केवल दो जो दूसरा कथन है वो सही कथन है। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। यह क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को आधिकारिक वार्ताकार के रूप में भेजा गया था। नेक्स्ट है 70 नंबर का। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। या कौन सा टिप्पणी सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आंदोलन अहिंसक था। जी हाँ, यह गलत है, क्योंकि यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। नेक्स्ट है 71 नंबर। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी हाँ, एन से नेशनल, जी से ग्रीन और टी से ट्रिब्यूनल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 72 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन। यह जो है कार्बन व्यापार यह सही नहीं है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के संरक्षण के बारे में वार्ता हुई थी, इसलिए यह गलत ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 73 नंबर का, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा राजेंद्र सिंह। जी हाँ, ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को ही जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। जी हाँ, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए ऑप्शन कहाँ देता है 75 नंबर का, यह 75 में ऑप्शन सी है, सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, तो सुंदरलाल बहुगुणा को ही चिपको आंदोलन का नेता कहा जाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है 77 नंबर का, कि कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का संकेतक कौन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन परिवर्तन। जी हाँ, यह संकेतक नहीं है जलवायु परिवर्तन का। नेक्स्ट है 78 नंबर का, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों कार्बेट, नेशनल कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, 80 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है। जी हाँ, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 81 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। या कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा। जी हाँ, तांबा तत्व ऐसा है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते 82 नंबर का प्रश्न, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र कितना चाहिए। तो मैदानों में कम से कम 25% चाहिए, 25% अनिवार्य है। जी हाँ, तो मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कम से कम 25% चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 83 नंबर का, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 84 नंबर का, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। जी हाँ, गिर के शेरों को रखने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालपुर पूनो को। नेक्स्ट है 85 नंबर का, 85 में कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल सर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है। जी हाँ, कौन सा है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन ए, बक्सर पक्षी विहार। जी हाँ, बक्सर पक्षी विहार। नेक्स्ट है 86 नंबर का, देखिए 86 नंबर का प्रश्न, हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। जी हाँ,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह हरित सूचकांक विकसित किया गया था। नेक्स्ट है 87 नंबर का कि एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। जी हाँ, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छता में। जी हाँ, स्वच्छता में इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है 89 नंबर का कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सा गैस लीक हुई थी? जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह गैस कौन सी थी? तो दोस्तों वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइट। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों यह मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो लीक हुआ था ये 3 दिसंबर आधी रात को लीक हुआ था 1984 ईस्वी में। जी हाँ, 3 दिसंबर को 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुआ था, जिसे भोपाल त्रासदी कहते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर का और यह अंतिम प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का जो निर्माण सबसे ज्यादा है वह कहाँ है? तो वह है अंटार्कटिका के ऊपर। जी, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण ज्यादा है। तो दोस्तों ये था आज का 90 प्रश्न सामान्य अध्ययन का। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार से कमेंट करना नहीं भूले। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।